एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल SSCUPSCPDF.com पे। तो गाइज, आज आपके लिए एक टेस्ट कंडक्ट हुआ था एज यूजुअल, जो हमारा एक रिचुअल है हर संडे को आपका टेस्ट लेना और देखना कि कितने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, और ताकि बराबर आपकी जो प्रैक्टिस है वो चलती रहे और जो रिविजन है वो होते रहे। तो वो ही टेस्ट के सॉल्यूशन लेके अब हम हाजिर हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए था और किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का डिस्कशन। अच्छा हाँ, इससे पहले अगर कोई नया बच्चा हमारे इस टेस्ट के डिस्कशन को देख रहा है तो मैंने बता दूं कि बच्चों, हम व्हाट्सएप पे अपना एक ग्रुप बना रखा है हमने, जहां पर हम ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं। PDF फॉर्म में हम क्वेश्चंस देते हैं बच्चों को, फिर बाद में उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस हम यहाँ पर करते हैं। तो ये हमारा वही डिस्कशन चल रहा है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, जहां पर हमारे फ्री कोर्स से रिलेटेड आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वहां से हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब और ज्यादा टाइम न गवा के स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन और चेक करते हैं कि किसके क्या आंसर होने चाहिए, क्या था उनके पीछे का कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स पर्सनैलिटी। आपको जितनी भी स्टेटमेंट दी गई है आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व के बारे में बिल्कुल सही चीज है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर आपके लिए कि पर्सनैलिटी जो एक फिजियोलॉजिकल चेंज है, यानी कि हमारे जो शरीर में चेंजेस आते हैं वो है। तो मैंने आपको क्या बताया था, पर्सनैलिटी सिर्फ और सिर्फ शरीर में चेंज आना नहीं होता, वो आपकी बॉडी में स्ट्रक्चर में कोई बात है, आपकी फीलिंग से रिलेटेड कोई बात है, या फिर आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई बात है, आपके थॉट्स हो गए, आपका बिहेव करने का तरीका हो गया। हर एक चीज पर्सनालिटी के अंदर आती है। तो खाली फिजियोलॉजिकल चेंज तो ये नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि पर्सनालिटी एक मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है एक छोटा एक ही कॉन्सेप्ट है, इसमें एक ही चीज आती है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि पर्सनैलिटी में एक चीज नहीं आती, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपके लिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है कि ये डायनामिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जो लाइफ टाइम आपकी चलती रहती है। यस, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि पर्सनालिटी ऐसा चेंज है जो हमेशा हमारी लाइफ में कभी भी हो सकता है। हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में कभी भी चेंज हो सकते हैं, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारा बिहेव करने का तरीका कभी भी चेंज हो सकता है। तो पर्सनालिटी जो है निरंतर गतिशील चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे किन बच्चों का क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके लिए, द इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड दैट अराउजेस, डायरेक्ट्स एंड मेंटेन बिहेवियर। वो कौन सी अवस्था है जो हमारे माइंड को डायरेक्ट करती है कि हमारे दिमाग को अरे तुम्हें कुछ करना है, कुछ हमारे अंदर एक बिहेवियर पैदा करती है कि हाँ हमें लाइफ में कुछ करना है। तो जब भी आपको लगे ना कि नहीं मुझे कुछ करना है, आपको जब अंदर से फील आए, तो यानी कि उस टाइम आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं, यानी कि अभी प्रेरणा मिल रही है आपको किसी भी चीज को करने की। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में आपको मोटिवेशन गिवन है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बताएंगे किस किस बच्चे का क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सही था। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 है, one of the dimension of personality in which interests are directed outward to nature and people rather than inward to the feeling of self। अब देखो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है इसके पीछे, बस क्या होता है कि एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन ना इस तरीके से थोड़े से घुमा फिरा के पूछ दिए जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि क्या मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या मुझे ये आता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अब इसमें क्या बोला है कि आप बताइए पर्सनालिटी के कौन से कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जहां पर कोई भी पर्सन अपनी सोच या फिर अपने रुचि इंटरेस्ट अपने तक नहीं रखता, वो दूसरों तक बताता है बजाय कि सिर्फ अपने अंदर रखने तक। तो मैंने आपको क्या बताया था, 2 प्रकार की पर्सनालिटी होती है। ऑप्शन के हिसाब से देखिए 3 होती है। एक होता है इंट्रोवर्ट, जो अपने ख्याल सिर्फ और सिर्फ अपने तक रखते हैं। ठीक है, ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं थोड़े से। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट, जो आउटर दुनिया से बहुत ज्यादा लिंक रखते हैं, सोशल होते हैं, जो अपने थॉट्स दूसरों के साथ शेयर करते हैं। और दूसरी तरफ है एम्बिवियर्स, जो उन दोनों का मिश्रण होते हैं।
तो यहाँ पर आप देखिए मैंने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि वो कौन है जो अपने इंटरेस्ट या अपनी बातें जो है दूसरों के साथ शेयर करे बजाय कि अपने अंदर रखे। तो वो कौन सी पर्सनालिटी होती है? वो होती है एक्सट्रोवर्ट यानी कि बहिर्मुखी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कोई कंफ्यूजन माइंड में? चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए कि आर बी कैटल्स टर्म फॉर क्लस्टर ऑफ ऑब्जर्वेबल ट्रेट एलिमेंट्स दैट सीम टू गो टुगेदर। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पर्सनालिटी की ही बात हो रही है। पर्सनालिटी में आपको कैटल के बारे में भी पढ़ाया गया था कि कैटल ने अपने पर्सनालिटी के ऊपर कुछ सिद्धांत दिए थे। तो इन्होंने पूछा है कि कैटल ने जो पर्सनालिटी के ट्रेट बताए थे उनमें से उस ट्रेट का नाम बताओ जिसे इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, सबसे पहले आपको चारों ट्रेट यहाँ गिवन है, सबके मतलब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कॉमन ट्रेट जो ज्यादातर लोगों में सेम होते हैं, अक्सर लोगों में पाए जाते हैं। यूनिक ट्रेट जो कुछ कुछ लोगों में पाए जाते हैं, यानी कि स्पेसिफिक ट्रेट होते हैं, हर इंसान में ये नॉर्मली देखने के लिए नहीं मिलते हैं। सरफेस ट्रेट जिनको आप इजीली ऑब्जर्व कर सके, आप देख के ही पहचान सकते हैं। और सोर्स ट्रेट जो कि हिडन होते हैं, जो कभी कभी बस दिखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? जिसे आप इजीली ऑब्जर्व कर सके। तो ऑब्जर्व कर सके वो वाला ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी, सतह लक्षण यानी कि सरफेस ट्रेट। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किन किन बच्चों का ये आंसर सही था। चलिए बढ़िया, आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा है कि जो साइक्लिक पर्सनालिटी होती है उसको किसने डिस्कवर किया था। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमें ज्यादा ट्रायल एंड एरर या एलिमिनेशन करने की नीड नहीं है। ये सिंपल आपको ऐसी कॉन्सेप्ट है जो फट से ही माइंड में आपको आंसर याद आना चाहिए। तो ऑप्शन ए कैशमेर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए यहाँ से आपके लिए पहला क्वेश्चन है आज के लिए कि कैशमेर ने कुछ पर्सनालिटीज के बारे में हमें बताया था, जिसमें से एक तो होगी साइक्लिक। बाकी जितने भी पर्सनालिटीज हैं उनके आप नाम मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि कौन कौन सी पर्सनालिटीज के बारे में इन्होंने हमें पढ़ाया था अपनी थ्योरी के अंदर। तो ये हो गया आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन होमवर्क में, आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है कॉमन यूनिक सरफेस सोर्स ट्रेट ये किसने दिए थे? अभी हमने इसको रिवाइज किया है कि कॉमन यूनिक सरफेस और जो सोर्स ट्रेट है वो कैटल के द्वारा दिए गए थे। तो रेमंड बी कैटल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किसने डेवलप किया था। तब आपको याद होगा तो मैंने आपको क्या बताया था कि बच्चों के अंदर अक्सर ये कंफ्यूजन रहती है कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया था। और फर्स्ट टाइम आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। अक्सर बच्चों के अंदर क्या होता है, इससे रिलेटेड थोड़ी सी कंफ्यूजन रह जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरा पेन दिक्कत कर रहा है, एक सेकेंड। कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया था आपको मैंने कि जो पहला इंटेलिजेंस टेस्ट है वो तो बिनेट द्वारा दिया गया था। बच्चे क्या करते हैं, अक्सर फर्स्ट आईक्यू कॉन्सेप्ट में भी बिनेट ही लगा देते हैं। तो आपको याद रखना है, मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि जो पहला इंटेलिजेंस टेस्ट था वो तो बिनेट ने डिजाइन किया था, और जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट था बच्चों वो स्टर्न द्वारा दिया गया था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा है इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में, तो इंटेलिजेंस टेस्ट पे यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, एल्फ्रेड बिनेट द्वारा पहला बुद्धि परीक्षण किया गया था। ठीक है, आगे बढ़े। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किनका ये आंसर बिल्कुल सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स एज स्पेसिफाइड बाय स्पीयरमैन टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑन सम टेस्ट। हमने स्पीयरमैन की थ्योरी पढ़ी थी इंटेलिजेंस के अंदर, 1 फैक्टर थ्योरी 2 फैक्टर थ्योरी पढ़ी थी ना। तो जो 2 फैक्टर थ्योरी थी वो ही थी जो स्पीयरमैन द्वारा दी गई थी। तो उन्होंने यहाँ पर कौन से फैक्टर की बात करी थी आपको बताना है।
कि सिर्फ एक एस फैक्टर होता है और एक जी फैक्टर होता है, या फिर बहुत सारे एस फैक्टर होते हैं, बहुत सारे जी फैक्टर होते हैं। ऑप्शन सी, एक एस फैक्टर होता है, बहुत सारे जी फैक्टर होते हैं, या फिर ऑप्शन डी कि बहुत सारे एस फैक्टर होते हैं और एक जी फैक्टर होता है। अब क्या होगा, हड़बड़ी में करोगे, अगर ढंग से ऑप्शन नहीं पढ़ोगे तो सारे सेम लग रहे हैं, एग्जाम में क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा फोकस बना के पढ़ना है। आपको पता है कि स्पीयरमैन ने दो फैक्टर दिए थे, एक दिया था जी और एक दिया था एस, और इन्होंने बोला था एक जनरल जो फैक्टर होता है वो सबके पास होता है और हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक नॉलेज उनके पास अलग होती है। तो यहाँ से आपके लिए क्या कॉन्सेप्ट निकला कि एस फैक्टर बहुत सारे होते हैं और जी फैक्टर एक ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में आपको यही वाली सिचुएशन दी गई है कि मैनी एस फैक्टर यानी कि कई एस कारक और एक जी कारक यानी कि वन जी फैक्टर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन माइंड में आपके? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है, द चिल्ड्रन हुज इंटेलिजेंस क्वेश्चन इज अबव 140 विल बी कैटेगराइज्ड एज, जिसका बुद्धि जो भागफल है यानी कि जिसकी बुद्धि लब्धि जो है वो 140 से ऊपर है, उसको आप क्या बोलेंगे? मोरन, डल, एवरेज या जीनियस, मूर्ख, सुस्त, औसत या जीनियस। तो आपको याद रखना है 140 से ऊपर वाले जितने भी होते हैं वो सारे जीनियस कहलाते हैं। एक सेकंड से ज्यादा आपको इस क्वेश्चन को करने में नहीं लगना चाहिए। अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलोगे पेपर करते हुए, जब भी आपको सारे कॉन्सेप्ट आने का फायदा है। अगर सारे कॉन्सेप्ट आते हैं लेकिन टाइम पे अगर आपको पेपर करना नहीं आता तो उस कॉन्सेप्ट के आने का आपके लिए 50% भी यूज नहीं है, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर छूट जाएगा। तो आपने देखा जहां पर आपको प्रैक्टिस करने की, ये सिर्फ 1 सेकंड का क्वेश्चन है तो 1 या 2 सेकंड ही लगने चाहिए, इससे हार्डली आपको नहीं लगने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है? जो रचनात्मक या संज्ञानात्मक बुद्धि होती है, सोच होती है, वो क्या होती है? डिस्ट्रक्टिव यानी कि इससे विनाश होता है। क्रिएटिव थिंकिंग से कभी भी किसी का विनाश नहीं होता है, तो ये गलत है। ऑप्शन बी कि ये कंस्ट्रक्टिव होती है, यानी कि ये नई चीजों का निर्माण करती है, फिर पुरानी चीजों से मिला के कुछ नया निर्माण करती है, ये हो सकता है। बाकी देखते हैं। ऑप्शन सी कन्वर्जेंट। अब कन्वर्जेंट में क्या था? कन्वर्जेंट का आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार की थिंकिंग होती है। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि रिवीजन होना बहुत जरूरी है, मैं हर बार बोलती हूँ। और दूसरी होती है डाइवर्जेंट। पेनाश पता नहीं क्यों इतना ज्यादा गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, कन्वर्जेंट में क्या होता है, जहां पर आपके पास एक प्रॉब्लम होती है तो आप उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन सोचते हैं, मतलब ज्यादा क्रिएटिवली आप थिंक नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ होता है डाइवर्जेंट, जहां पर आप एक प्रॉब्लम के जितने सॉल्यूशन हो सकते हैं उतने ज्यादा सॉल्यूशन सोचते हैं। तो यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग तो डाइवर्जेंट होती है, कन्वर्जेंट तो होती नहीं है, तो ये आंसर भी गलत हो गया। एंड ऑप्शन डी है मोनोटोनस, यानी कि सिर्फ एक ही चीज आती है क्रिएटिव थिंकिंग में। क्रिएटिव थिंकिंग कभी भी एक सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी मैंने क्या बताया आपको कि इसमें एक पर्सन बहुत सारे सॉल्यूशन ढूंढता है किसी भी एक प्रॉब्लम के, तो ऑप्शन डी भी यहाँ पर गलत हो गया। यानी ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है कि कुछ यहाँ पर बनाया जाता है नया, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पर अब तक किसी को कोई कंफ्यूजन माइंड में अगर है तो पूछ लेंगे, मैं आपका क्लियर कर दूंगी इसी टाइम पे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए कि अमंग द फॉलोइंग टेस्ट विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। आपको कुछ टेस्ट के नाम दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि बुद्धि परीक्षण यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट का एग्जाम्पल क्या है। थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, रोशार्च इंक ब्लॉक टेस्ट, रेवन प्रोग्रेसिव टेस्ट या फिर साइकोड्रामा। तो आप याद रखेंगे मैंने आपको यहाँ पर रेवन के बारे में पढ़ाया था कि ये एक प्रकार का इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। बाकी आपको अभी नहीं पढ़ाए, नेक्स्ट क्लास में जो हमारी अब होगी नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे जब भी होगी उसमें मैं आपको इनके बारे में पढ़ाऊंगी। ये जो टेस्ट है बच्चों ये पर्सनालिटी से रिलेट करते हैं, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और क्वेश्चन में आपको पूछा गया है इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में, तो ये होता है रेवन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। अब इसमें आपने क्या पढ़ा था, रेवन प्रोग्रेसिव में कैसे बच्चे के इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं कि यहाँ पर आप बच्चों को कुछ पैटर्न या फिर रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन देते हैं और फिर बच्चों की इंटेलिजेंस को आप वहां से नापते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर हो गया
ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज यूज्ड बाय अ सेल्समैन। जो सेल्समैन होते हैं यानी जो अपना सामान बेचते हैं वो किस तरीके की इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। पहला है बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी कि अपने शरीर का, अपने मोटर स्किल्स का यूज करते हैं। ऑप्शन बी इंटरपर्सनल, ऑप्शन सी इंट्रापर्सनल एंड ऑप्शन डी एग्जिस्टेंशियल। अब देखो इंट्रापर्सनल तो हो नहीं सकता। इंट्रापर्सनल क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंसान सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। सेल्समैन अगर खुद से ही बात करेगा, खुद के बारे में सोचेगा तो सामान कैसे बेचेगा, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी है एग्जिस्टेंशियल। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भगवान के बारे में या फिर घोस्ट भूत प्रेत के बारे में रिसर्च करी जाती है, तो यहाँ ये भी गलत हो गया। तो अब दो आंसर बचते हैं आपके पास, एक तो बॉडीली काइनेस्थेटिक और दूसरी इंटरपर्सनल। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, कई बार क्या होता है बच्चे इसमें बॉडीली काइनेस्थेटिक लगा देते कि भाई जो सेल्समैन है वो जगह जगह जाके अपना सामान बेचता है, वो अपने पैरों का यूज कर रहा है, अपनी बॉडी का यूज कर रहा है। तो देखिए नहीं, जो सेल्समैन होता है ना वो बोल के सामान बेचता है, वो चल के जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो कितनी एफिशिएंटली अपनी बातों को दूसरे कस्टमर के बात में दिमाग में घुसा पा रहा है, उसे बात समझा पा रहा है, उस चीज से उसका सामान बिकता है। तो आपको याद होगा इंटरपर्सनल में हमने पढ़ा था जहां पर दो लोग एक दूसरे की बातों को समझते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 है व्हेन अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी फर्स्ट कम्स टू स्कूल द टीचर शुड। जब आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा आता है जिसे कोई अपंगता है, कोई डिसेबिलिटी है, चाहे वो कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो, चाहे उसे कोई लर्निंग से रिलेटेड डिसेबिलिटी हो, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन क्या, आप उसका टेस्ट लेंगे। अब आते ही टेस्ट ले लोगे, ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता है, तो ये गलत हो गया। अगला कि आप उसको स्पेशल स्कूल भेज देंगे। देखो स्पेशल स्कूल नहीं भेजना है। आज के टाइम पे हमारा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके बारे में आपको मैं आगे बढ़ाऊंगी, थोड़ा सा ब्रीफ ले लो कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम होता है वो ये बोलता है कि हर एक प्रकार का बच्चा एक ही छत के नीचे एक ही क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा, चाहे वो कोई स्पेशल चाइल्ड हो, चाहे वो गिफ्टेड चाइल्ड हो, चाहे वो कोई स्लो लर्नर हो, सब बच्चे एक साथ ही पढ़ाए जाएंगे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी आपके लिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी, क्या आप उसको दूसरे बच्चों से अलग कर देंगे। देखिए दूसरे बच्चों से अलग करेंगे तो उस बच्चे की डेवलपमेंट तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी, तो ये ऑप्शन भी गलत है। बचा ऑप्शन डी कि आप चाइल्ड के जो पेरेंट्स है उसके साथ बातचीत करोगे, आप प्लान्स बनाओगे किस तरीके से आप बच्चे की लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। यस, ये बहुत ही अच्छा आंसर है और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जब भी आपकी क्लास में ऐसा कोई बच्चा है, आपको हमेशा उसके पेरेंट्स के साथ मिलकर डिस्कस करना है कि आप दोनों मिलकर किस तरीके से बच्चे के लिए काम करेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ डेवलपमेंटल टास्क। इन निम्नलिखित कार्यों में से एक ऐसा कार्य कौन सा है जो डेवलपमेंट से रिलेट नहीं करता है। तो ऑप्शन ए है कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जहां पर फंक्शन को, स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये इसकी बिल्कुल करेक्ट है। जब भी डेवलपमेंट यानी कि विकास की बात होती है, यहाँ पर आप अपने सारे फंक्शन होते हैं या सारे स्ट्रक्चर होते हैं, इनको ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी है कि ये सिर्फ और सिर्फ बड़ा होने से रिलेट है, कि मतलब किस तरीके से हम फैलेंगे, किस तरीके से हम बड़े होंगे। देखिए डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ बड़े होने से रिलेटेड नहीं होता, डेवलपमेंट में हर एक चीज आती है। आपका ग्रोथ किस प्रकार हो रहा है, या फिर आपके बिहेवियर के अंदर क्या चेंज आ रहा है, आप किस तरीके से चीज़ों को सीख रहे हैं, किस तरीके से आप रिएक्ट कर रहे हैं, हर एक चीज़ डेवलपमेंट में आती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लार्जर होने से रिलेट नहीं करती है। तो यहाँ पर आपको आपका आंसर मिल चुका है जो कि होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि इन विच स्टेज अ चाइल्ड स्टार्ट टू सर्च टॉयज एंड ऑब्जेक्ट। वो कौन सी अवस्था है जहाँ पर एक बच्चा खिलौनों को ढूंढता है। तो देखिए ये भी 1 सेकंड का आंसर है, जहाँ पर बच्चा खिलौनों को ढूंढे। ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, पियाजे से रिलेटेड आपको जो है ऑप्शन दिख रहे हैं।
तो पियाजे ने बोला था इन्फेंसी जो होती है वो टॉय एज होती है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर पता चल गया है कि इन्फेंसी ही टॉय एज कहलाती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, शैशवावस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी मुझे आपके लिए मिल गया है। यहाँ से आप मुझे बताएंगे यहाँ पर कि गैंग एज कौन सी एज को बोला था इन्होंने, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, एक और कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे गैंग एज कौन सी अवस्था को बोला जाता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए। अकॉर्डिंग टू पियाजे हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग फॉल्स इन। हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग कौन सी स्टेज के अंदर बच्चा सीखता है। अब पहले तो इसका मतलब समझेंगे। हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है जहां पर बच्चा किसी भी चीज के प्रॉब्लम के बारे में पहले सोचेगा कि इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, इसके पीछे का क्या कारण है, क्या क्या सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं, कहाँ कहाँ मैं इन्हें इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा अपनी थिंकिंग स्किल्स का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि अमूर्त सोच का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर जब भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या फिर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की बात आए तो वहां पर हमेशा आपका आंसर होगा एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल एज। तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़े। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है द फ्रेज इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मीन्स कि एक जैसी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, इसका क्या मतलब है। अब आप देखना ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या है, चारों ऑप्शन आप पढ़ोगे ना तो आपको एक जैसे लगेंगे। यहीं से आपका फोकस चेक होता है, आपका कंसंट्रेशन चेक होता है कि आपने कितनी अच्छी तरीके से ऑप्शन को समझा है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट मीनिंग बताना है कि इस इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी यानी कि समान शैक्षिक अवसर का क्या मतलब होगा। ऑप्शन ए है कि अपॉर्चुनिटीज मिले हर बच्चे को एजुकेशन की, हर बच्चे को मौका मिले एजुकेशन का। देखिए ये थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है लेकिन बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा। ये तो ऑप्शन बी देखते हैं कि हर बच्चे को एक समान एजुकेशन मिले। देखो यहाँ पर बोला है कि इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी यानी कि हर बच्चे को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी। तो ऑप्शन सी भी समझ लेते हैं कि हर बच्चे को एक बराबर एजुकेशन मिले, और ऑप्शन डी है कि हर बच्चा चूज कर पाए कि उसके हिसाब से जो एजुकेशन सही है, वो जिस लेवल पे एजुकेशन इस टाइम डिजर्व करता है उसे उसी लेवल की एजुकेशन मिले। तो यहाँ पर देखिए वैसे तो चारों ऑप्शन एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से सही है, लेकिन जहाँ आपको पूछा गया कि बच्चों को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिले, यानी कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने टाइप की एजुकेशन, जिस एजुकेशन की जरूरत उन्हें है, हम उस प्रकार की एजुकेशन उन्हें दे सके। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको सिंपली फ्रेज को समझना है कि एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिले इक्वल, हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कि किस तरीके की एजुकेशन वो चाहता है, किस तरीके की वो डिजर्व करता है, जो उसके लिए बेहतर है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है गिविंग पनिशमेंट। आप बच्चे को पनिशमेंट देते हैं, चाहे आप बोल के दे रहे हैं, चाहे मार पीट के, फिर कोई भी बाहर खड़ा कर दिया, इनसे क्या होता है। पहला कि बच्चे की इमेज प्रोटेक्ट होती है। देखिए बच्चे की इमेज कैसे प्रोटेक्ट होगी, कई बार क्या होता है मार दिया पीट दिया, बच्चे इतनी शर्म महसूस करते हैं, स्कूल आना ही पसंद नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये बच्चों का स्कोर इम्प्रूव करने में मदद करती है। बच्चों को पनिशमेंट देके क्या यही एक तरीका बचाएगा कि हम बच्चों के नंबर्स अच्छे ला सके, बच्चों की लर्निंग को डेवलप कर सके। नहीं, मारना पीटना नहीं है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है अभी का, वो पनिशमेंट को बिल्कुल ही डिसएग्री करता है कि पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए बच्चों को। ऑप्शन 3 है कि ये बच्चों के जो अपने बारे में जो सोच है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पनिशमेंट से क्या होता है बच्चे का खुद का जो सेल्फ मोटिवेशन होता है, बच्चे खुद के अंदर जो सोच होती है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। आपने जैसे उसे डांटा पीटा तो क्या हुआ, उसने चाहे बहुत मेहनत करी, बच्चा सोचेगा इतनी मेहनत करी फिर भी मैम ने मुझे मार दिया, या फिर मैम तो हर बार ही मुझे मारती है, तो बच्चे का सेल्फ कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पर
ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल क्लासरूम। जब आप प्राइमरी एक से लेकर 5वीं कक्षा तक की बात कर रहे हैं तो वहां पर एक्टिव एंगेजमेंट यानी कि सक्रिय जुड़ाव का क्या मतलब होगा कि बच्चे सिर्फ चीजों को याद करें, सिर्फ और सिर्फ याद करेंगे तो एंगेजमेंट कहाँ से होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन कहाँ से होगा, तो ये तो गलत है। ऑप्शन बी कि टीचर को कॉपी करें, टीचर को भी कॉपी कर रहे हैं तो पार्टिसिपेशन तो होगा ही नहीं। ऑप्शन सी कि बार बार क्वेश्चन पूछे, जो बात हो रही है उससे बहस करें, बहस लड़ना नहीं कि नहीं ये चीज होनी चाहिए थी, नहीं मैम ऐसा भी तो हम कर सकते थे, अगर हम प्लांट्स लगा रहे हैं तो हम घर से भी पौधे ला सकते हैं, या फिर हम एक गार्डन से लाके दूसरे गार्डन में, मतलब बच्चे एक साथ बहुत सारी डिस्कशन करें। यस, ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ऑप्शन डी भी क्या गिवन है कि टीचर की कॉपी करें, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसके तहत क्लासरूम कैसा होना चाहिए। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में मैंने आपको बताया था यहाँ क्या होता है, जहाँ पर बच्चे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, जहाँ पर बच्चे अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होनी चाहिए, जहाँ पर बच्चों को बिल्कुल छूट मिले लेकिन टीचर ना हो। देखो बच्चों को छूट तो मिलनी चाहिए, लेकिन बिना टीचर के क्लासरूम कैसे चलेगा, उन्हें गाइडेंस कौन देगा, उनके अंदर नॉलेज कौन फिल करेगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है कि टीचर के फुल कंट्रोल में हो, जो टीचर बोले वही हो। लेकिन नहीं, पूरा का पूरा टीचर के कंट्रोल में रहेगा तो बच्चों को ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी, बच्चे एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन ये है कि डेमोक्रेटिक हो, यानी कि हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हर बच्चे को जगह मिलेगी कि वो जिस तरीके से चाहता है वो अपने विचार रखे, काम को करे, पूरी तरीके से एक्सपीरियंस ले। तो यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन डी भी एक बार देख लेते हैं कि जहाँ पर सिंपली लिखा है कि टीचर डिक्टेट करेगी और स्टूडेंट सिर्फ फॉलो करेंगे, तो ये भी प्रोग्रेसिव के बिल्कुल खिलाफ है। प्रोग्रेसिव क्या बोलता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बोलता है। तो इसके हिसाब से भी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, 20 के 20 क्वेश्चंस हमने बच्चों एकदम अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं। हमारे कुछ कॉन्सेप्ट भी ब्रश अप हो गए हैं ताकि बिल्कुल माइंड से निकले ना। रिवीजन की यही फायदा है कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट ब्रश अप होते रहते हैं और हम एग्जाम के लिए और ज्यादा पक्की तरीके से तैयार होते रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने सोचा कि मैंने एक बार सारी लेसन पढ़ लिए, सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, मैंने 2 बार पढ़ लिया तो मेरे को आ गया सब कुछ। देखो, एक या 2 बार पढ़ने से सफिशिएंट नहीं होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब तक आप 7 से 8 बार तक किसी भी चीज को अच्छे से ना कर ले, तब तक आप ये मत मानना कि मैं 100% तैयार हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देने के लिए। एग्जाम दीजिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका 100% सिलेक्शन हो तो आपको एटलीस्ट 7 to 8 टाइम्स हर एक चीज की रिवीजन करनी ही करनी है। इसलिए मैं जब भी संडे को टेस्ट रखते हैं तो हमेशा मैं पुराने से पुराने कॉन्सेप्ट भी लेती हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा रिवाइज हो। इससे क्या होता है, हमारी कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनती है और एग्जाम में हम कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अगर आपको हमारा सेशन हमारे चैनल पे जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर वो आपको सब पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, हम जो आपके साथ मेहनत कर रही है आपको अच्छी लग रही है, तो कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ जुड़ के। और अगला है कि आप ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम जुड़ सके और उन्हें ये फ्री अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराए, जहाँ पर हम उन्हें टेस्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं। टेस्ट कोई भी फ्री में नहीं कराता है, लेकिन हम करा रहे हैं ताकि बच्चों की प्रैक्टिस एकदम A1 तरीके से हो पाए। और हाँ, कोरोना टाइम पे स्टे होम स्टे सेफ, कहीं भी बाहर जाए तो डबल मास्क लगाए बिना न जाए, रोज के रोज काढ़ा पिए ताकि आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो, रोज आपको स्टीम लेनी है, प्लस आपको रोज एक्सरसाइज भी करनी है। यही तरीके हैं जिनसे आप कोरोना को हरा सकते हैं। तो प्लीज गाइस, सारी चीजों को फॉलो करें। हर एक इंसान तक, हर एक पर्सन तक आप जिनको जानते हैं ये चीजें जरूर बताएं कि आपको रूटीन में ये 3 चीज तो फॉलो करनी ही करनी है। प्लस कहीं भी जाए तो डबल मास्क लगा के जाए। गवर्नमेंट ने नई रेगुलेशन निकाली है कि आपसे आप डबल मास्क लगा के जाएंगे तो ये ज्यादा बेनिफिटेड होगा बजाय कि सिंगल मास्क के। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।